विद्यार्थियों, जैसे कि अपन ने पर्यावरणीय कारक जो जीवों पर प्रभाव डालते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें अगला जो पॉइंट है अपना वो है स्थलाकृतिक कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। जैसे किसी आवास या स्थल की भूमध्य रेखा से दूरी, थर्मल इक्वेटर से दूरी, समुद्री तल से दूरी, चारों ओर पाए जाने वाले पर्वत, वन की उपस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, ढलान, ऐसे अनेक कारक हैं स्थलाकृतिक कारक, जो कि जीवों के आवास को, जीवों के दिनचर्या को, जीवों के उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। जीव व पादप दोनों को ही समझें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो जिसकी अपन बात करें तो वो लेटीट्यूड अक्षांश। अक्षांश जो है भूमध्य रेखा, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य इनके दोनों दूरस्थ सिरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी की परिधि से गुजरती है। इसको 0 डिग्री मानते हैं अपन, और इसके आगे जो है डिग्री या कोण से अपन प्रदर्शित करते हैं किसी भी जगह को, दूरी को, उसको अक्षांश कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर अपन को स्थान का चयन करना है, तो वो स्थान कितने डिग्री पर है, 90 तक, 0 से 90 डिग्री कोण तक कितनी दूरी पे है। नॉर्थ में है तो वो नॉर्थ हो जाएगा, साउथ में है तो वो साउथ हो जाएगा। तो उस अक्षांश के आधार पर अपन उसके स्थिति को मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली समांतर रेखाएं को लॉन्जिट्यूड कहते हैं। इन्हें 0 से 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम में व्यक्त करते हैं। इन दोनों के आधार पर, लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के आधार पर, किसी भी स्थान को अपन खोज सकते हैं। एक दूसरी बात जो ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के अलावा सूर्य के चारों ओर भी परिभ्रमण करती है, परंतु घूर्णन की दूरी परिभ्रमण की दूरी के समांतर न होकर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। झुकाव के कारण पृथ्वी से देखने पर सूर्य दैनिक पूर्व से पश्चिम के अतिरिक्त एक और गति प्रदर्शित करता है, जैसे सूर्य क्रांति कहते हैं। इस प्रकार सूर्य किसी भी स्थान से देखने पर उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि 21-22 जून के मध्य ये अधिकतम 23 डिग्री उत्तर की ओर होता है, जबकि दिसंबर 22-23 में ये अधिकतम 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। साल के 2 दिन सूर्य की क्रांति 0 होती है, जिसको अपन 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर कहते हैं। इस तरह 22-23 दिसंबर से 21-22 जून तक उत्तर की ओर सूर्य गति करता है, तो उसको उत्तरायण, और जून से दिसंबर तक दक्षिण की ओर प्रदर्शित होता है, तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव तक के भाग पर मार्च से सितंबर के बीच में रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर सितंबर से मार्च के बीच में रहता है। इन तथ्यों के आधार पर अपन किसी भी जगह का गर्मी का मौसम, धूप, सूर्य से आने वाली किरणों का कोण, कितने टाइम तक सूर्य रहेगा, भूमिगत जल कितना होगा, कब जो है ये सूर्य की किरणें सीधी गिरेगी, कभी किस समय तिरछी आएगी, इस सब का अनुमान लगा सकते हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर 90 डिग्री पर न हो आकर कोण बनाती हुई आती है, तो उन्हें वायुमंडल में बहुत अधिक दूरी पार करनी होती है। यही कारण है कि सुबह और शाम सर्दियों की धूप कमज़ोर होती है। अक्षांशों की स्थिति मौसम, स्थान के मौसम पर सीधा प्रभाव डालती है। मौसम से जीव प्रभावित होते हैं।
चूँकि सूर्य सदैव एक ही स्थान पर ऊपर नहीं रहता है, अर्थात सूर्य से आने वाली गर्मी भी एक स्थान पर अधिकतम नहीं होती है। जिसमें अधिकतम विकिरण आती है तो उसको थर्मल इक्वेटर कहते हैं। ये थर्मल इक्वेटर वर्ष भर बदलता रहता है। थर्मल इक्वेटर के आधार पर जीवों और पर्यावरण को ये महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। दूसरा पॉइंट है ऊंचाई। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ दाब में कमी आती है, तो उस स्थान पर वायु के कॉलम की ऊंचाई कम मात्रा में रह पाती है। 3 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं रह पाती, तो मनुष्य के लिए जीना दूभर हो जाता है। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान भी घटता है, वायु विरल हो जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान के गिरावट की दर क्षय दर कहलाती है। यह सूखी हवा में अधिकतम यानी 10 डिग्री प्रति किलोमीटर यानी प्रति 100 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तापमान की कमी होती है ऊंचाई के साथ। 100 मीटर पर 1 डिग्री की ऊंचाई, इसको अपन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं, DALR। परंतु यदि वायु की नमी से संतृप्त हो जाती है तो वहाँ न्यूनतम 5 डिग्री प्रति किलोमीटर डिग्री तापमान में कमी हो जाती है। इसको अपन SALR सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। किसी विशिष्ट स्थान, समय व संतृप्ति स्तर की क्षय की दर को पर्यावरणीय क्षय दर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं, जो SALR व DALR के बीच की होती है। औसतन ये 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। तापमान व दाब की कमी के कारण ऊंचे स्थानों पर वर्षा की मात्रा में बढ़त होती है। अतः यहाँ वनस्पतियाँ व जीव भी भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जीव और पादप दोनों का वितरण अलग प्रकार का पाया जाता है। इसी प्रकार अगला जो है पर्वत व पर्वत श्रृंखलाएँ तथा उनका ढाल। पर्वत व पर्वत श्रृंखलाएँ ऊंचाई के कारण न सिर्फ विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के आवास स्थल बनाती है, वरना ये आसपास के पारिस्थितिकी को भी प्रभावित करती है। ऊंचे स्थान है जहाँ ताप, दाब, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। पर्वत को अपन क्लाइमेटिक डिवाइड, जलवायु विभाजक भी कह सकते हैं। जैसे कि हिमालय जो हमारे देश के उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक फैली है, सर्दियों में ध्रुवीय ठंडी हवाओं को हमारे देश के मैदानों में फैलने से रोकती है। इसके कारण हमारे सर्दियों में अधिक ठंडा नहीं होता है। साथ ही समुद्र से उठी जल से भरी मानसूनी हवाओं को और अधिक उत्तर में जाने से रोकती है। परिणाम स्वरूप हमारे देश में अच्छी वर्षा संभव हो पाती है। नम हवाएं जब वायु मार्ग में पर्वत व पर्वत श्रृंखलाएं से टकराती है तो ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, जिसको कि ये SALR सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट के अनुसार इसमें अब जल का संघनन होता है। परिणाम स्वरूप पहाड़ के उस भाग में जो वायु की दिशा का सामना करता हुआ होता है, यानी पवना अभिमुख वाइंडवार्ड भाग है, उसमें अच्छी बरसात होती है। ऊंचाई तक पहुंचने पर इसका बहुत सा जल कम हो जाता है। अब ये पहाड़ के प्रतिपवन लीपवार्ड, ये वो दूसरे हिस्सा जो पहाड़ का हवाओं के विपरीत की ओर होता है, नीचे उतरती है। सूखी हवा के तापमान में ऊंचाई घटने से बढ़ोतरी DALR होती है। ऐसे स्थानों में वर्षा कम होती है और तापमान अधिक रहता है। यहाँ वायु गर्म होती है, फोन कहते हैं जिसको। पर्वतों के पीठ प्रतिपवन भाग में वर्षा कम होने को रेन शेडो
प्रभाव, वृष्टि छाया प्रभाव कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अलावा देश के पश्चिमी समुद्र तट के पास मौजूद पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट पर भी देखा जाता है इसी तरह का प्रभाव। समूचे पश्चिमी घाट जो शहर पहुना अभिमुख है अरब सागर की ओर, वहाँ अच्छी बरसात होती है। और इनके पीछे के भाग जहाँ से हवाएं नीचे उतरती है, जैसे कि मुंबई, पूना, मुंबई में अधिक बरसात होती है क्योंकि ये अरब सागर की ओर स्थित है, जबकि पूना जो पर्वत श्रृंखलाओं के प्रतिपवन दिशा में है तो वहाँ बरसात कम होती है, 75 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है, जबकि मुंबई में 200 सेंटीमीटर तक होती है। किसी जगह की ढाल जो है वो महत्वपूर्ण स्थलाकृतिक कारण है। ढाल और दिशा, दो प्रकार के ढालों की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिणी की ओर हो, दोनों उत्तरी गोलार्ध में हो। ऐसी स्थिति में उत्तर की ओर का ढालू स्थान अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप प्राप्त करेगा, अतः दक्षिणी की ओर मुख किया हुआ ढाल अधिक विकिरण प्राप्त करेगा और दोनों के पर्यावरण में स्पष्ट अंतर दिखाई देंगे। अतः ढाल की मात्रा जिस डिग्री से मापा जाता है पर निर्भर करेगा। उत्तरी गोलार्ध के उत्तर की ओर झुके ढाल की मात्रा 1 डिग्री होने पर इस स्थान में वैसा मौसम होगा जैसे कि यहाँ से 113 किलोमीटर उत्तर की ओर के सपाट मैदान में होता है। तो अपन अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी जगह का कितने डिग्री का ढाल है उस पर कैसा मौसम होगा। समुद्र से दूरी, गर्मियों में पानी अपने विभिन्न गुणों के कारण थल से कम गर्म होता है। इस थलीय स्थल गर्मी के कारण कम दाब प्रदर्शित करते हैं और यहाँ ठंडे समुद्री क्षेत्रों से हवाएं चलती है। तो समुद्र से किसी स्थान की दूरी व अन्य कारक सम्मिलित रूप से पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। दाब कम होने से समुद्र से हवाएं जो है स्थल की ओर बहती है, बरसात भी संभव है और वातावरण भी परिवर्तन आता है। अगला जो टॉपिक है, कारक है, पर्यावरणीय कारक, मर्दीय कारक, एडेफिक फैक्टर्स। मिट्टी स्थलीय आवास का भाग है जहाँ वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। जड़ें मिट्टी के द्वारा जल व लवणों का शोषण करती है, इसी भाग में पाई जाती है। तो मृदा के विभिन्न गुण भौतिक, रासायनिक, जैविक पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। इसको अपन मृदा विज्ञान पीडोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्व का है। मृदा का प्रकार, क्षतिज, संस्तर, संरचना, संगठन, मृदा जल, मृदा जीव, मृदा की रासायनिक संरचना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मृदा जनन, इसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। मृदा का जन्म पृथ्वी की पृष्ठ भाग के अपक्षयन से होता है। अपक्षयन भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रकार का हो सकता है। ताप, हवाओं, वर्षा, नदी के बहाव, चट्टानों का गिरना, ग्लेशियर आदि भौतिक कारक होते हैं। कुछ अम्लीय कार्बनिक अम्ल, जीवों के मल या उपोत्पाद के रासायनिक अपक्षय करते हैं। जीव जंतु भी अपक्षय का कारण बनते हैं। अतः किसी स्थल की मृदा का प्रारंभिक विकास पैतृक पदार्थ पर निर्भर करता है, परंतु बाद में जलवायु, स्थलाकृति, मृदीय जंतु इसे प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मृदा न सिर्फ जीवों के पर्यावरण का एक कारक है, वरन एक उत्पाद भी है। नदियों व बहावों के साथ बहुत सी मृदा अनुपलब्ध हो जाती है, जो वर्षा चक्कर में पुनः चट्टानों का रूप ले लेती है। मृदा पर अनुपजाऊ मृदा की परत चढ़ना, इसका कटाव होना एक परिवर्तनकारी घटना है। इसके कारण से इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। अपन ऊपर से नीचे की ओर यदि मृदा का अध्ययन करें तो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं का स्तर दिखाई देता है। सबसे ऊपर का स्तर सही स्तर है, उसको ए टॉप सॉइल कहा जाता है। ए में भी 5 उप विभाग में बांट सकते हैं। सबसे उप सह स्तर है ए डबल ओ, जिसमें पत्तियाँ, टहनियाँ, फूल, घास का मलबा जो डिकम्पोज नहीं हुआ है उसको अपन सबसे ऊपरी भाग में उप सह स्तर ए का भाग बनता है। विघटन के कारण मलबा धीरे धीरे ह्यूमस में बदलता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसकी मोटाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। उप सह स्तर A1, इसमें ये ह्यूमस का ही भाग होता है, लेकिन इसमें कार्बनिक पदार्थों की उच्च मात्रा होती है। इसमें लवणों की मात्रा भी पाई जाती है। इसकी मोटाई 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। A2 ये हल्के स्तर का भाग होता है जिसमें खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है। बी पार्ट है, इसको 3 उप विभागों में बांट सकते हैं, B1, B2, B3। हल्का भूरा ठोस संस्तर होता है। इसमें जैविक गतिविधियां कम प्रदर्शित करता है। इसमें वृक्षों की और झाड़ियों की जड़ें जो है आकर समाप्त हो जाती है और ये इसमें सर्वाधिक खनिज लवण पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी एल्युमिनियम व लोहे के कारण दृढ़ होती है। इसकी मोटाई जो है 20 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सह स्तर सी, ये अपघटित होता मृदा का पैतृक भाग पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कुछ वृक्षों की जड़ें यहाँ भी पहुँच सकती है। सह स्तर डी, ये अविघटित पैतृक पदार्थ या चट्टानें पाई जाती है। अधिक गहराई, जल को अधिक गहराई में जाने से रोकती है। यहाँ कोई जैविक गतिविधि नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपन मृदा को विभिन्न कार्बनिक पदार्थों व खनिज लवणों और उसमें जैविक गतिविधियों के आधार पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और ये जो है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों को प्रभावित करती है। मृदा का गठन, टेक्सचर ऑफ सॉइल, इसमें मृदा के अनेक आकार के कण पाए जाते हैं। इस आधार पर अपन को इसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड जो है सबसे बड़े रेत के कण होते हैं। इसमें माइका, अभ्रक, फेल्सपार और क्वार्टाइज के कण पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं, शीघ्र गर्म हो जाती है। ये जल धारण क्षमता इसकी कम होती है, पानी नीचे चला जाता है, हाई पोरोसिटी पाई जाती है। इसको रेगिस्तानी मिट्टी जो है इसी का हिस्सा है। इसमें जीरोफाइट प्लांट पाए जाते हैं। सिल्ट या लूम, यह मिट्टी का प्रकार है। इसमें मध्यम आकार की मिट्टी का कण पाए जाते हैं। इसकी क्षमता, जल धारण करने की क्षमता रेत से अधिक होती है, लेकिन पोरोसिटी, संरंध्रता कम पाई जाती है। इसको गीला करके अपन आकृतियों में डाल सकते हैं, परंतु दबाने, मोड़ने पर इसमें दरारें आ जाती है। तीसरा जो पार्ट है वो है चिकनी मिट्टी, क्ले। इसमें अत्यंत रेत के छोटे कण होते हैं। हाथ में मलने पर साबुन जैसा अभाव होता है। फिसलन भरी स्लिपरी मिट्टी के कण पाए जाते हैं। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसकी जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और संरंध्रता, पोरोसिटी अत्यंत कम होती है। वाटर लॉस की स्थिति हो सकती है।
जब ये सूखती है, गिल्ली करने के बाद जब अपन किसी भी मन का कोई भी आकार में डालते हैं वो, तो इसमें बाद में सूखने पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। मृदा की आर्द्रता, सॉइल मॉइस्चर। मृदा में जैसे कि कुछ जल पाया जाता है जो वनस्पति जात को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 प्रकार का जल हो सकता है: ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल, केशिकीय कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, जल वाष्प के रूप में मृदा में जल पाया जा सकता है। कैपिलरी वाटर जो होता है वो इसके मृदा के कणों के बीच में पाया जाता है, और ये जो कैपिलरी वाटर है, केशिकीय जल, ये पौधों के मूल, रोम, रूट हेयर के द्वारा पौधों को उपलब्ध होता है। अतः अपन कह सकते हैं कि मृदा में जल पौधों के अवशोषण के लिए उपलब्ध रह सकता है, तो कुछ हार्ड भाग भी हो सकता है। मृदा में पोषक तत्व, मृदा में जैसे कि अपघटन से जैविक व कार्बनिक पदार्थों से निरंतर मात्रा मिलती रहती है, और वो मलबे के रूप में, हुमस के रूप में इकट्ठी होती रहती है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, मृदा के प्रकार, जलवायु पर ये निर्भर रहता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ट्रेस एलिमेंट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और बहुत अधिक संख्या में ये सूक्ष्म तत्व इसमें पाए जाते हैं। जैसे किसी जगह बोरोन है तो ये पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। मैग्नीज है तो पर्णहरित में संश्लेषण में आवश्यक होता है। जिंक है तो वो ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण के लिए ज़रूरी है। मोलिब्डेनम है तो उच्चतर पादपों को नाइट्रोजन उपापचय के लिए सहयोग करता है। इसी प्रकार कॉपर, कोबाल्ट, क्लोराइड अन्य आवश्यक पोषक तत्व हैं जो मृदा में पाए जाते हैं और वहाँ पाए जाने वाले जीवों को और वनस्पति को प्रभावित करते हैं। मृदा की पीएच अम्लता और क्षारीयता के आधार पर अपन मृदा की जांच से नाप सकते हैं कि ये मृदा कैसी है। उसके आधार पर ही वहाँ पाए जाने वाले वनस्पति वृद्धि करती है। यदि क्षारीय मृदा है तो उसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है जो जड़ों के लिए उपलब्ध होता है। अम्लीय पीएच पर देवदार, बेटुला, एलनोइड, एसर, सीजियम, रोडोडेंड्रॉन, आर्बोरियम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। क्षारीय मृदा में बबूल, फ्रास, बेर, विलायती बबूल जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अम्लीय मृदा का जो अपना उपचार भी कर सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, डोलोमाइट या चूना डालकर या जैविक पदार्थ मिलाकर उसको उपयोग में ला सकते हैं। क्षारीय मृदा है तो उसमें जिप्सम डालकर उसका उपचार किया जाता है जो पीएच को घटाता है। मृदा के जीव हैं सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक, शैवाल आदि हो सकते हैं। प्रोटोजोआ, निमेटोड, एनेलिड, इंसेक्ट, माइट, प्यूपा, लार्वा, घोंघे, सरक, चूहे आदि मिट्टी में पाए जाते हैं जो मृदा में वातन, एरिएशन को बढ़ाते हैं। ये जैविक पदार्थों के अपघटन से मृदा में कार्बनिक पदार्थों का मात्रा बढ़ जाती है और ये नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं। थैंक यू।